नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में कहानी जॉर्ज पंचम की नाक और इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। इस कहानी में श्री कमलेश्वर जी ने भारतीयों की गुलाम मानसिकता पर करारा व्यंग किया है। भले ही आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, किंतु आज भी हम विदेशी लोगों की जी हुजूरी करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। समाज में नाक इज्जत और सम्मान की प्रतीक मानी गई है। नाक को लेकर अनेक मुहावरों की रचना भी की गई है, जैसे नाक कटवाना, नाक कटना, ऊंची नाक, नाक रखना, इस तरह से। तो इस पाठ में सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की गई है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का सार मैं आपको बता रही हूँ। इस कहानी में बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आ रही है। महारानी के भारत दौरे की खबरें प्रतिदिन अखबारों में छपती थी। एलिजाबेथ के दर्जी उसकी पोशाक को लेकर परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें यहाँ के अखबारों में खूब प्रकाशित हो रही थी। रानी के लिए कौन सी पोशाक बनाई जा रही है, रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, नौकरों, बावर्चियों आदि के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी छप रही थी। रानी के आगमन को लेकर भारत में सनसनी मची हुई थी। रानी के स्वागत के लिए तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही थी और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो रही थी, यानी दिल्ली को सजाया जा रहा था। सड़कों की सफाई, मुरम्मत हो रही थी। सभी मुख्य इमारतें भी सजाई जा रही थी। एकाएक समस्या सामने आ खड़ी हुई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। यहाँ पर हथियारबंद जवानों के पहरे के होते हुए भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक कट गई। किंतु रानी के आगमन के समय नाक कटने का अर्थ तो अपनी नाक कटाने के समान हो गया था। तो देश के विभिन्न स्थानों पर शुभ चिंतकों की मीटिंग बुलाई गई और सभी ने एक मत होकर कहा कि रानी के आने से पहले नाक लग जानी चाहिए। एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में कुछ लाचार था। उसने अधिकारियों के चेहरों की घबराहट को जान लिया था और उसने एक आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने उत्तर दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अधिकारियों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। सब चिंता में पड़ गए। फिर पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए और कुछ भी पता नहीं चला। अधिकारीगण भी परेशान हो गए। एक कमेटी का गठन किया गया। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊं। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी दिया। उसने कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश में छिपी हुई है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबार में छप गया और मूर्तिकार हर एक पहाड़ की खाक छान आया। हर एक पहाड़ पर वह गया, किंतु वह कीमती पत्थर उसे नहीं मिला। फिर आकर उसने कहा कि यह विदेशी पत्थर है। सभापति उत्तेजित हो गया और बोला, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार बेचारा चुप खड़ा रहा। बहुत सोचने पर मूर्तिकार के मन में फिर एक विचार आया। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया। उसने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो बनाई गई हैं। उनमें से किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती जुलती हो तो उसे ले लिया जाए। पहले तो सारी सभा में सन्नाटा छा गया और फिर सभापति ने कहा कि ठीक है, यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार ने
पूरे देश का भ्रमण किया। पूरे देश में वह घूमा और जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सबकी मूर्तियों को भली भांति देखा, परखा, सबके नाक की माप ली, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। वे इस पर फिट नहीं बैठती थी। इस बात से अधिकारी वर्ग में भी खलबली मच गई। अगर जॉर्ज की नाक न लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई अर्थ नहीं। फिर मूर्तिकार ने एक और सुझाव दिया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था। देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। ये सुनकर सभापति महोदय परेशान हो गए। उसे इनकी अनुमति दे दी गई। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगाने से पहले पहरे का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया था। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया, उसकी काई निकाल दी गई और ताज़ा पानी उसमें डाल दिया गया, ताकि जो नाक लगाई है वो नाक जिंदा रह सके और सूख न जाए। अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा। ऐसा लगता था कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी, किसी की नाक नहीं बची थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को क्यों तैयार रहते हैं। तो बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक, इस पाठ का मूल भाव लेखक ने बताया है कि उन्होंने भारतीय शासकों पर इस पाठ में करारा व्यंग किया है। लेखक स्वतंत्र भारत के उन शासकों का मजाक करता है जो अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं। वे बीते हुए समय में अपने अपमान को भूलकर अन्यायी और हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के सम्मान में लगे हुए हैं। उन्हें भारतीय महापुरुषों, शहीदों, संघर्ष करने वालों, बच्चों, स्त्रियों की कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो बस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के स्वागत की। वे भूल चुके हैं कि इसी महारानी ने हमें कभी गुलाम बनाया था। साथ ही लेखक ने सरकारी कार्य प्रणाली पर भी इस पाठ में व्यंग किया है। सरकार के सभी कार्य सरसरी तौर पर किए जाते हैं। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और अंत में गाज गिरती है छोटे कर्मचारियों पर। वे मौके पर क्षमा मांगकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं। तो लेखक का उद्देश्य भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना जगाना और कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देना भी है। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।